हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज लक्ष्मण। वेलकम बैक टू बायोलॉजी एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 10 साइंस 2 का सबसे बेहतरीन चैप्टर, जिसका नाम है भाई हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब आप बोलोगे सर आप इतने लेट क्यों हो गए इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए? तो भाई सबसे पहली बात तो ये सबसे बेस्ट टाइम है इस चैप्टर को पढ़ाने का। इसके पहले मैंने 3 चैप्टर्स आपके साइंस 2 के पहले ही कंप्लीट करवा दिए। पहला है भाई इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, कंप्लीट हो चुका है। सोशल हेल्थ कंप्लीट हो चुका है। डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है। यानी कि हमारे 3 छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट यूनिट्स खत्म हो चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने बड़े बड़े और वेरी इंपॉर्टेंट किसकी तरफ भाई? चैप्टर्स की ओर बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम उठाने वाले अपने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर को। ठीक है, सबसे पहले मैं बात बता दूं, इस चैप्टर की वेटेज के बारे में बात करूं। इस चैप्टर की वेटेज की बात करें, इस चैप्टर के वेटेज यानी कि इस चैप्टर का वेटेज हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या है? इस चैप्टर का वेटेज जो है वो है 6 to 7 मार्क्स। यानी कि आपको हर साल इस चैप्टर में से 6 to 7 मार्क्स से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अगर बात करें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस की, अगर बात करें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस की, अगर बात में करूं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस की, तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस इस तरीके का है भाई, जिस तरीके से आप सब्जी बनाते हो, सब्जी में आलू और नमक की जो इंपॉर्टेंस होती है ना, वही इंपॉर्टेंस आपके साइंस 2 के अंदर इस चैप्टर की है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से फुल्ली फोकस्ड वे में पढ़ लेते हो तो आपके आने वाले 6 चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ही मस्त मक्खन बन जाते हैं। तो सबसे पहली बात, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है भाई? इफ वी स्टडी if we study this chapter with focus and understanding, then next 6 chapter will be easier फॉर यू। यानी कि आपके लिए आने वाले 6 चैप्टर्स जो होंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। कौन से चैप्टर्स होंगे सर? पहला तो होगा लिविंग लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 1 and 2, दोनों के दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। उसके बाद में एनिमल किंगडम, उसके बाद में एनिमल किंगडम, राइट। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद में सेल बायोलॉजी, फिर माइक्रोबायोलॉजी। ये जो चैप्टर्स है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे अगर आप क्या कर लेते हो, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लेते हो। ये तो हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया हो, इसीलिए क्या है, हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, नोट्स दिख नहीं रहे हैं, उसका टेंशन मत लेना, बस लेक्चर को शुरू से एंड तक देखना। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखो, मुझे नहीं पता ये लेक्चर आप कब देख रहे हो, एग्जाम के 1 दिन पहले देख रहे हो, एग्जाम के 1 मंथ पहले देख रहे हो, या फिर अभी अभी नया आपका साल शुरू हुआ है तब देख रहे हो, डजेंट मैटर। आप जब भी देखो आपको ये लेक्चर बिल्कुल फ्रेश दिखेगा, क्योंकि आपको जितने बार आप इस लेक्चर को देखोगे ना, आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। हालांकि आप 10 बार इस लेक्चर को देख लो, फिर भी आपको एक नई चीज आपके दिमाग में क्लिक होगी। क्योंकि मैं इस चैप्टर को कुछ इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, इस चैप्टर को इन सारे चैप्टर से इंटरलिंक करके पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आज तक किसी टीचर ने, महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर तो किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया, और वही चीज अपन इस आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखना है तो इसके पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर नोट्स बनाया मैंने, ठीक है। ओके, अब बढ़ जाते आगे भाई। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली पढ़नी है टोटल 9 चीजें। कितनी चीजें पढ़नी है भाई? 9 चीजें पढ़नी है। कितनी चीजें? 9 चीजें पढ़नी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बोर्ड को और अच्छे तरीके से क्लीन कर लेता हूँ। कितनी चीजें पढ़नी है? 9 चीजें पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? पहली तो चीज चैप्टर के नाम से डिकोड करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? अपने चैप्टर का नाम क्या है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यानी कि हमारे चैप्टर का जो नाम है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है हेरिडिटी, दूसरा है इवोल्यूशन। अब यहाँ पर क्या है, चैप्टर जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है हेरिडिटी, दूसरा है इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन, दूसरा एक वर्ड ऐसा है इवोल्यूशन जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है। क्लास 7, 8, 9 से हम ये सुनते आ रहे हैं कि हम बंदर से इवॉल्व हुए, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया है इवोल्यूशन का, राइट। हमें थोड़ा बहुत इवोल्यूशन है, आइडिया है किसका? इवोल्यूशन का। बट यहाँ पर हमारे क्लास 10 के अंदर हमें एक नई टर्म का क्या करना होता है? सामना करना होता है, जिसका नाम है हेरिडिटी। अब ये हेरिडिटी होती क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको
दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या पूछना चाहूंगा? दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो कि आपको अपने टीचर से भी पूछने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं पूछते हो तो आप समझ लेना कि आप अभी भी बहुत सारे लोगों से पीछे हो। आपके दिमाग में चैप्टर का नाम देखते ही आपको एक दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ये जो चैप्टर है वो दो वर्ड से मिलकर, इस चैप्टर का नाम जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला इवोल्यूशन और दूसरा है हेरिडिटी। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम ये दो चीजें पढ़ रहे हैं, कौन सी? इवोल्यूशन और हेरिडिटी। तो इसका क्या मतलब ये हो सकता है कि ये दोनों चीजें अलग अलग हो या फिर एक ही हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्या एक ही चीज है या फिर अलग अलग चीज है? बता, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन अलग अलग चीज है या फिर एक ही चीज है? अगर आप मोस्ट ऑफ द टीचर से बोलोगे तो ये आपके टीचर्स बोलेंगे बेटा इवोल्यूशन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इवोल्यूशन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड हेरिडिटी इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपके टीचर्स आपसे बोलेंगे कि हेरिडिटी अलग कॉन्सेप्ट है और इवोल्यूशन अलग कॉन्सेप्ट है। वो अपनी जगह पर सही है। अगर ऐसा कोई टीचर आपको बोलता है तो वो अपनी जगह पर सही है। बट इन माई केस अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं भी आपसे कहूंगा कि बेटा हेरिडिटी भी डिफरेंट अलग केस है, ठीक है, और इवोल्यूशन भी अलग कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पर क्या आ जाती है? बट आ जाता है। क्या आएगा? बट आ जाता है सर। देख, बट ये जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है ये क्या है? क्लोजली रिलेटेड है। क्या है? क्लोजली रिलेटेड है टू ईच अदर। क्या है ये? एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। क्या? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और यही चीज हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। यानी कि कौन से चैप्टर के अंदर पढ़नी है? चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़नी है कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो है, जो कि अलग अलग कॉन्सेप्ट है। क्या है? हेरिडिटी अलग कॉन्सेप्ट है, इवोल्यूशन अलग कॉन्सेप्ट है, बट वो क्या है? क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। और वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, वही चीजें हमें क्या करनी है? इस चैप्टर के अंदर पढ़नी होती है। क्लियर? अगर आपको यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको आकर पर्सनली सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर अगर हमें ये जानना है कि क्या हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्लोजली रिलेटेड है, वो भी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, अगर हमें उसे जानना है हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एकदम बेसिक से स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? एकदम बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा चैप्टर को पढ़ने का। क्या करना पड़ेगा? चैप्टर को एकदम बेसिक से उठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चैप्टर को एकदम बेसिक से उठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चैप्टर को एकदम बेसिक से उठाना पड़ेगा। अब इस चैप्टर के अंदर बेसिक पढ़ने लायक कौन सी चीजें हैं? तो देखो, अभी मैं तुमको बताता, तुम्हें इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में तुम्हें एक भी नॉलेज नहीं है? वो है आपकी हेरिडिटी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम हेरिडिटी को यहाँ पर खींच के लाएंगे और हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। क्या पढ़ेंगे? हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। ये सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सबसे बेसिक हो। उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले? इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ने हैं टोटल 3 सब टॉपिक्स। पहले तो आपको पढ़ने हैं भाई बेसिक्स पढ़ने। क्या पढ़ने हैं? बेसिक्स पढ़ने हैं। अब आप बोलोगे सर बेसिक्स ये हमको किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया और नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि मेजर ऑफ द टीचर्स ऐसा लगता है, बहुत सारे टीचर्स को ऐसा लगता है कि ये जो बेसिक्स है इसको आपने कहाँ पढ़ा है? 9 या फिर 8 के अंदर आपने ये जो बेसिक्स है इनको पढ़ लिया है। बट मुझे पता है आपने ये बेसिक्स को इग्नोर किया है। और देखना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे क्लास 8 और 9 के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होते। इसलिए क्या होता है? उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। और मुझे पता है तुम्हारे भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करें। फिर बेसिक्स को क्लियर करने के बाद में हम पढ़ेंगे भाई, किसको पढ़ेंगे? सेंट्रल डोग्मा को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? सेंट्रल डोग्मा को पढ़ेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुमने इस बात को इग्नोर की तो फिर आगे जाकर तुमको 11th या फिर 12th के अंदर दिक्कत आने वाली है। अब देखो, ये है आपकी बुक। ये है क्या है? आपकी साइंस 2 की बुक है। ये क्या है? एकदम बहुत पुराने करिकुलम पर बेस्ड है। अभी क्या हुआ है? रिसेंटली एक डिस्कवरी हुई है सेंट्रल डोग्मा के अंदर एक नई डिस्कवरी हुई है जो कि आपके बुक के अंदर नहीं लिखी है, बट फिर भी हम उसे पढ़ेंगे क्योंकि मुझे पता है आपको ये सेंट्रल डोग्मा जो है ना, आपको सेम 11th 12th और टिल ग्रेजुएशन तक पढ़नी है। कब पढ़नी है? टिल ग्रेजुएशन तक आपको ये सेम चीज सेंट्रल डोग्मा, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं। ये आपको 11th 12th और ग्रेजुएशन तक आपको पढ़ना होता है। इसलिए हम क्या करेंगे? यही क्लास 10 के अंदर इसको पूरा अच्छे से रैप अप कर देंगे ताकि आपको क्या हो? आगे जाकर दिक्कत ना हो।
अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि बाद में तो पढ़ना ही है तो अभी हम क्यों पढ़े, तो मेरी बात ध्यान सुनना। देखो, दीवारें, घर की जो दीवारें होती है वो तो बाद में भी बनती रहती है, बट हम घर का फाउंडेशन मजबूत क्यों बनाते हैं, ताकि वो जो बिल्डिंग है, ताकि वो जो बिल्डिंग है अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह से क्या हो, ढह ना जाए। इसीलिए हम क्या करेंगे, क्लास 10 के अंदर ही अपने ये जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको बहुत ज्यादा मजबूत कर लेंगे, ताकि हम जब 11 और 12 और ग्रेजुएशन में हम ये चीजें पढ़े तो हमें क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। ये बात क्लियर, और फिर आपको वापस से ये सर के लेक्चर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। राइट, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम बस मुझे क्लास 10 के अंदर झेल लो, उसके बाद तुम्हें जिंदगी भर मेरा चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम इस लेक्चर को एंड तक देख लेते हो, हालांकि ये लेक्चर नंबर 1 है, आगे जाकर लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 भी आएगा, बट अगर आप इस चैप्टर को मुझसे पढ़ लेते, हालांकि मैं अपनी कहने और तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बस इतना बता रहा हूँ, अगर तुम इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ लेते हो तो तुम फिर चाहे किसी भी चैप्टर से कोई भी चैप्टर पढ़ो, तुमको एक रिलेटिविटी फील होगी। राइट, देखो, अब सेंट्रल डोग्मा हमने पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है म्यूटेशन थ्योरी। क्या पढ़ना है, म्यूटेशन थ्योरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, म्यूटेशन की थ्योरी पढ़ना है। अब इतना करने के बाद में क्या क्या पढ़ने के बाद में, हेरिडिटरी चेंज पढ़ने के बाद में, बेसिक्स क्लियर करने के बाद में, सेंट्रल डोग्मा क्लियर करने के बाद में, और म्यूटेशन थ्योरी कवर करने के बाद में हमें अच्छा खासा नॉलेज आ जाता है किसका, हेरिडिटी का। अगर हम हेरिडिटी को अच्छे से समझ लेते हैं तब हम किसकी तरफ मूव कर सकते हैं, इवोल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो हम सेकेंडली इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, सेकेंड हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं, इवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। अब इवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं तो हम सभी सुनते आ रहे हैं, एक बिग बैंग हुआ था, एक इवोल्यूशन थ्योरी हुई थी। तो इवोल्यूशन जब पढ़ रहे थे, इवोल्यूशन थ्योरी भी तो हमें पढ़ना होगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, इवोल्यूशन थ्योरी भी तो पढ़ना पड़ेगा। अब आपसे कोई पूछता है इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ने के बाद में कि भाई तेरे पास में क्या प्रूफ है कि तू इस थ्योरी को सच कर दे। हम मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, मैथ्स के अंदर थ्योरीज पढ़ते हैं। राइट, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल थ्योरम, आपने पढ़ा है ना किसके अंदर भाई, 9 के अंदर पढ़ा था, 60 डिग्री एंगल थ्योरम, 30 डिग्री एंगल थ्योरम। तो उस एंगल को, उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ प्रूफ होते थे। क्या प्रूफ होते थे, LHS = RHS, ये हम पढ़ते हैं मैथ्स के अंदर। तो वही सेम चीज हमारे साइंस के अंदर भी होती है। क्या होती है कि हमारे पास कुछ प्रूफ्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ प्रूफ्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए, टू प्रूफ दिस थ्योरी, टू प्रूफ दिस थ्योरी, ये जो इवोल्यूशन थ्योरी है, इसको प्रूफ करने के लिए क्या होता है, हमारे पास कुछ एविडेंस होते हैं किसके, इवोल्यूशन के। और ये टोटल 6 टाइप के होते हैं। किसके टाइप के, 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 6 टाइप्स के होते हैं। आगे जाकर मैं तुम्हें बताऊंगा लेक्चर नंबर 3 के अंदर, ऑलमोस्ट लेक्चर नंबर 3 के ही अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे डार्विन थ्योरी। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, डार्विन थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, डार्विन की थ्योरी पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी हम इसे बोलते हैं, डार्विन थ्योरी को। अब ये जो डार्विन थ्योरी है, ये आपको सिर्फ चैप्टर के अंदर नहीं पढ़नी है। ये जो डार्विन थ्योरी है ना, आपको एक गजब चीज सिखाती है। ये आपको एक लाइफ का रूल बताती है। क्या बताती है, जो डार्विन की थ्योरी है ना, ये आपको एक लाइफ का रूल बताती है, और ये आपके लाइफ में हर जगह इम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, हर जगह अप्लायबल होता है। ये डार्विन की थ्योरी क्या कहती है, मैं तुम्हें बताऊं। ये डार्विन की थ्योरी क्या बोलती है, अगर तुम्हें कंपटीशन में विन होना है, अगर तुम्हें लाइफ की रेस में जीतना है, या फिर किसी भी रेस के अंदर जीतना है, किसी भी कंपटीशन के अंदर जीतना है, तुम्हें क्या करना होगा, अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। राइट, अगर उसी तरीके से अगर तुम्हें क्लास 10 के अंदर क्या करना है, 90% के ऊपर लाना है, तो तुम्हें क्या करना होगा, अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। वो जो गलतियां तुमने 9 क्लास के अंदर की थी ना, वो अब नहीं करनी, यानी कि उन मिस्टेक्स को सुधार कर अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाना है और उस कंपटीशन को विन करना है। यही हमारे डार्विन साहब इस चैप्टर के अंदर भी बताते हैं हमें, और यही चीज हमें पढ़नी होती है। अब डार्विन थ्योरी पढ़ने के बाद में हमें पढ़ना होता है क्या, लैमार्किज्म पढ़ना होता है। लैमार्किज्म पढ़ना होता है। अब ये लैमार्किज्म को समझने के लिए क्या होता है, एक इनहेरिटेंस नाम का टॉपिक आता है। क्या आता है, हमारे बुक के अंदर इनहेरिटेंस नाम का एक टॉपिक आता है, जो कि टोटली रिलेटेड है हमारी हेरिडिटी से। अगर आपको लैमार्किज्म को समझना है तो आपको हेरिडिटी को समझना होगा। क्या करना होगा, अगर आपको लैमार्किज्म को पढ़ना है तो आपको हेरिडिटी को समझना होगा। इसीलिए हमारे चैप्टर का पहला वर्ड जो है वो क्या है, हेरिडिटी है। उसके बाद में ही इवोल्यूशन है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले हेरिडिटी को पढ़ते हैं, उसके बाद में हम इवोल्यूशन को पढ़ते हैं। अब लैमार्किज्म कवर हो गया तो उसके बाद में पढ़ना होता है स्पेशिएशन।
स्पेशिएशन पढ़ने के बाद में हमें पढ़ना होता है ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बस इतने टॉपिक जो है वो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने होते हैं। कितने टॉपिक है भाई, उधर एक बार नजर मार ले क्या? चलो नजर मार लेते हैं। कहाँ है मेरा लाल वाला, लाल वाली बत्ती? देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हेरिडिटी यानी कि 1, उसके बाद में बेसिक्स 2, 3, 4, राइट, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि आपको टोटल 11 से 12 टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ने होते हैं। सब टॉपिक्स बोला है, ठीक है। हालांकि मेजर टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं वो क्या है, हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंज, और उसके बाद में आपको पढ़ना है इवोल्यूशन थ्योरी। ये दो मेजर टॉपिक्स है जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने होते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी चेंजेस क्या होते हैं, और इसके पीवाईक्यूज को भी मैं यहीं पर सॉल्व करवा दूंगा। बट उससे पहले आपको क्या करना होगा, उससे पहले आपको इसको एक बार लिख लीजिए, लिख लो भाई। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो अभी हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूँ कि आप जो हो अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हो? व्हाई वी लुक सिमिलर टू आवर पेरेंट्स, यानी कि आप जो हो अपने पापा के जैसे या फिर अपने मम्मी के जैसे क्यों दिखते हो? क्योंकि उसका बेसिक सा आंसर है हम सभी के पास में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने मम्मी पापा जैसे क्यों दिखते हो, तो आप मुझे सीधा बोलोगे सर हम अपने मम्मी पापा से बने हैं, या फिर हम अपने मम्मी पापा की औलाद है इसलिए हम उनके जैसे दिखते हैं, राइट। हमारे वो पेरेंट्स है इसलिए हम उनके जैसे दिखते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं टेक्निकल भाषा में या फिर बोल सकते हो साइंटिफिक लैंग्वेज में, आप मुझसे क्या कहोगे? तो आप मुझसे कहोगे सर इसका आंसर मुझे क्या दोगे आप, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे क्या दोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाई वी लुक सिमिलर टू आवर पेरेंट्स, यानी कि हम अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं, तो आप मुझे सीधा सीधा बोलोगे सर बिकॉज वी आर मेड अप of we are made up of our parents gametes, because हम अपने माता पिता से बने हुए हैं, यानी कि हम उनके गैमीट से मिलकर बने हुए हैं, by which जिसकी वजह से by which their biological characters ट्रांसफर इनटू अस, जिसकी वजह से क्या हुआ है, उनके जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है वो कहाँ आ गए हैं, हमारे अंदर ट्रांसफर हो गए हैं, इसलिए हम क्या होते हैं, उनके जैसे दिखते हैं। किसके जैसे भाई? दिखते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुना, यहाँ पर थोड़ा ऐसी हुआ है, सुनो। मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा कि तुम अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हो, तो तुमने मुझे आंसर क्या किया, सर क्योंकि ना हम लोग जो है ना, हम लोग अपने माता पिता के इससे बने हुए, किससे बने हुए भाई? गैमीट्स से मिलकर बने हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे वो क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, किसके अंदर, हमारे अंदर ट्रांसफर हो गए। इसकी वजह से क्या होते हैं, हम उनके जैसे दिखते। फॉर एग्जाम्पल अब मैं काला हूँ, मेरे पापा भी काले हैं, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो मेरी तरह नहीं दिख रहे, मैं उनकी तरह दिख रहा हूँ, क्योंकि माय फादर वाज ब्लैक, माय फादर वाज नहीं भाई, माय फादर इज ब्लैक, देन आल्सो आई एम ब्लैक, राइट। मेरा कलर भी कैसा है, काला है। अब मेरे बाल जो है, वैसे तो अभी टकला हो गया, ठीक है, अभी तो टकला किया था, बट इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर आप देखोगे, आप थंबनेल के ऊपर देखोगे तो मेरे बाल कैसे रिंकल्ड है, मेरे पापा की हेयर्स कैसे है, रिंकल्ड है। उनके जो कैरेक्टर्स है वो मेरे अंदर ट्रांसफर हो गए हैं। अब क्या हो गए हैं, ट्रांसफर हो गए हैं, इसलिए मैं क्या होता हूँ, उनके जैसा दिखता हूँ। अब क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपने मम्मी की तरह दिखते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपने पापा की तरह दिखते हैं। किसकी तरह दिखते हैं? कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपने मम्मी की तरह दिखते हैं, और कुछ बच्चे पापा की तरह दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो लड़का है, यानी कि आप जो हो वो क्या हो, आप पापा से भी मिलकर बने हुए हैं और मम्मी से भी मिलकर बने हुए हैं। अब ये मिलकर कैसे बने हुए, इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। अब देखो आपके पापा क्या है, आपके पापा क्या है भाई, मेल है। क्या है आपके पापा, क्या है, मेल है। और मम्मी क्या है, और मम्मी क्या है, फीमेल है। मम्मी क्या है, फीमेल है। अब यहाँ पर मैंने एक नाम क्या लिखा था, एक वर्ड लिखा था गैमीट। क्या लिखा था भाई, गैमीट लिखा था। अब ये जो गैमीट है ना, आपको कब कहाँ पढ़ना है, आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। कहाँ पढ़ना है आपको?
चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ना होता है इसको, गैमिट को। हालांकि आपने ये सेम चीज कहाँ पढ़ी है भाई, 9th के अंदर भी पढ़ी है। तो मैं आपको समझ के चलता हूँ कि आप क्या हो, गैमिट वर्ड से इंट्रोड्यूस, और नहीं भी हो तो देखो। आपके पापा क्या है, मेल है, और मम्मी क्या है, फीमेल है। आपके पापा क्या है, मेल है, और मम्मी क्या है, फीमेल है। अब पापा के अंदर क्या होता है, मेल गैमिट होता है। पापा के अंदर क्या होता है, मेल गैमिट होता है। और मम्मी के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमिट होता है। क्या होता है, मम्मी के अंदर फीमेल गैमिट होता है। क्या होता है, मम्मी के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमिट, और पापा के अंदर क्या होता है, मेल गैमिट होता है। अब हम मेल गैमिट को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल गैमिट को क्या बोलते हैं, हम स्पर्म बोलते हैं। ठीक है। और मम्मी के फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। या फिर कई बार हम एग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एग भी बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर। क्या बोला मैंने, फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, ओवम या फिर एग बोलते हैं, और मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। इतनी बात क्लियर। अब ये जो स्पर्म होता है ना, ये कुछ इस तरीके से दिखता है हमें। ये जो स्पर्म होता है ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। और ये जो ओवम होता है ना, ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। क्या होता है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अब ये जो स्पर्म और ये जो एग है, अब ये जो स्पर्म और ये जो एग है ना, इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है भाई, जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, आपके बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पापा से आया स्पर्म, मम्मी से आया ओवम। क्या आया, पापा से आया मेल गैमेट स्पर्म, मम्मी से आया फीमेल गैमेट ओवम। अब ये क्या होता है, ये जो स्पर्म और ये जो एग है, अब ये जो स्पर्म और ये जो एग है, ये जो स्पर्म और ये जो एग है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। क्या होता है, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। क्या होता है, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये होता है आपका जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ना, ये क्या होता है, कुछ समय के बाद में क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और ये जो एम्ब्रियो है, ये क्या होता है, आपके मम्मी की यूटेरस के अंदर, यानी कि आपके मम्मी की कोख के अंदर क्या होता है, इम्प्लांट होता है। और फिर 9 मंथ्स के बाद में, आप पैदा होते हो। क्या होते हो, आप पैदा होते हो। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मम्मी के गैमेट के अंदर क्या थे, मम्मी के जेनेटिक मटेरियल थे। मम्मी के फीमेल गैमेट के अंदर क्या थे, मम्मी के जेनेटिक मटेरियल थे। और जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या था, मम्मी के बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे। क्या थे, मम्मी के बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे। उसी तरीके से पापा के मेल गैमेट के अंदर क्या थे, पापा के मेल गैमेट के अंदर क्या थे भाई, पापा के जेनेटिक मटेरियल थे। और जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या था, पापा के बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे। फिर क्या हुआ, ये दोनों गैमेट्स क्या हुए, एक दूसरे के साथ में फ्यूज हुए। स्पर्म और ओवम क्या हुआ, एक दूसरे के साथ में फ्यूज हुआ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या हो गया, मिक्स हो गया। क्या मैं ये कह सकता हूँ, कि जेनेटिक मटेरियल जो है मम्मी और पापा का क्या हो गया, मिक्स हो गया। उसी तरीके से अगर जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूँ, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी क्या हो गए, मिक्स हो गए। किसके, मम्मी और पापा के। अब देखना, बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, मेल को ना कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और फीमेल को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, मेल एंड फीमेल जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो उसी तरीके से मेल का बायोलॉजिकल कैरेक्टर और फीमेल का बायोलॉजिकल कैरेक्टर भी क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब ये दोनों बायोलॉजिकल कैरेक्टर क्या हो गए, मिक्स हो गए, और उससे क्या बन गया, जाइगोट बन गया। और जाइगोट बनने के बाद में क्या हो गया, ये एम्ब्रियो चले गए आपके मम्मी के यूटेरस के अंदर, और 9 मंथ्स के बाद में आप पैदा हो गए। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, पापा की जेनेटिक मटेरियल मम्मी के जेनेटिक मटेरियल से क्या हो रहा है, आपके पापा और मम्मी के बायोलॉजिकल कैरेक्टर मिक्स हो गए। और ये मिक्स वाले बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहाँ चले गए, आपके अंदर चले गए। कहाँ चले गए, आपके अंदर आ गए। इसलिए क्या होता है, आप क्या होते हो, अपने मम्मी या फिर पापा के जैसे दिखते हो, या फिर आप दोनों की तरह थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखते हो। कई बार हमको सुनने को मिलता है कि ये जो लड़का है ना, इसकी आंखें इसकी मम्मी की जैसी है, ये जो लड़का है ना, इसके हाथ पांव कैसे अपने पापा के जैसे, राइट। बाकी हनुमा किसने देखा है, जरा बताओ। बाकी हनुमा अलग एनिमे किसने देखा है, जरा बताओ। देखा होगा तुमने, देखते हो। जो क्या था, बाकी था, उसकी जो बॉडी थी उसके पापा के जैसे थी, यानी कि यूजीरो के जैसे।
राइट। बट जो उसका फेस था वो कैसा था, लड़की के जैसा था, यानी उसकी मदर के जैसा था। यानी कि उसकी जो फेस था, बाकी का जो फेस था वो कैसा था, उसके मम्मी की तरह था। बट उसकी जो बॉडी थी वो कैसी थी, यूजीरो की तरह ही, यानी उसके पापा की तरह थी। यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ, यूजीरो के कैरेक्टर्स और उसके मम्मी के कैरेक्टर्स क्या हो गए, मिक्स हो गए। और वो मिक्सिंग के कारण क्या हो गया, हमारा बाकी हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, एनिमे के अंदर। कौन से एनिमे के अंदर, बाकी हरमा एनिमे के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगर तुम्हें नजमन नहीं देखा ना, बस गूगल पे सर्च करना बाकी हनमा, और एनिमे ना देखना, बस उसकी इमेजेस में जाना और वहां पर देख लेना। तुम्हें उसके पापा को देखने को मिलेगी, उसकी मम्मी को देखने को मिलेगी, और क्या फिर उसके बाद में बाकी हनमा को देखना, तुम्हें उसके जो फेस है ना बाकी का, उसके मम्मी की तरह देखने को मिलता है, और उसकी जो बॉडी होती है उसके बाकी की, उसके पापा की तरह देखने को मिलता है। इससे हमें प्रूव होता है कि पापा के कैरेक्टर्स और मम्मी के कैरेक्टर्स कहाँ आते हैं, हमारे अंदर आते हैं, इसलिए हम क्या होते हैं, उनकी जैसे दिखते हैं। अब ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर का मम्मी और पापा से आपके अंदर जाना है, क्या बोला मैंने, मम्मी और पापा के बायोलॉजिकल कैरेक्टर मिक्स होके जब आपके अंदर जाते हैं, क्या बोला मैंने, मम्मी और पापा के जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है जब मिक्स होके आपके अंदर जाते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। तो आपके बुक के अंदर एक जबरदस्ती डेफिनेशन लिखी है, क्या लिखी है मैं तुम्हें बताता हूँ। हेरिडिटी, हेरिडिटी, it is the process, it is the process, is the process where, जहां पर क्या होता है, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम वन generation, one generation to another, to another via gene। क्या बोलती है आपकी बुक, मैं आपको बताता हूँ हेरिडिटी क्या होती है। आपकी बुक बोलती है कि हेरिडिटी क्या है, एक छोटी सी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, किसके थ्रू, जीन के थ्रू क्या होते हैं, क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जीन जो है ना, ये इट इज अ सेगमेंट, सेगमेंट एक सेगमेंट होता है, इसका सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये डीएनए का सेगमेंट होता है। क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जीन को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या होता है, जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये क्या है आपका डीएनए। आपने कहाँ पर पढ़ा था, 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ये जो आपका डीएनए है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अगर मैं क्या करूँ, इस डीएनए को क्या करूँ, मैं छोटा सा तोड़ दूं। अगर मैं क्या करूँ, इस डीएनए को यहाँ से तोड़ दूं, अगर मैं इस डीएनए को यहाँ से तोड़ दूं, तो ये जो पार्ट है मेरा, ये जो पार्ट है, ये क्या होता है, मेरा जीन होता है। ये क्या होता है, मेरा जीन होता है। अब इस जीन के अंदर क्या होते हैं, आपकी जेनेटिक मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं, इस जीन के अंदर क्या होता है, आपके जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि क्या होता है, ट्रांसफर होता है, मिक्स होकर किसके अंदर, आपके अंदर होता है। तो यही सेम चीज आपकी हेरिडिटी कहलाती है। अभी यहाँ पर क्या हो गया होगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गया होगा आपके दिमाग के अंदर। तो एक काम करो, आप इसको एक बार अच्छे से लिख लो, फिर मैं आपको और एक तरीके से और एक बार अच्छे से समझाता हूँ। एक बार इसको लिख लो। अब लिखोगे कैसे, लिखोगे कैसे, स्क्रीन को पॉज करोगे, ठीक है, मैं यहाँ से हटूंगा, उसके बाद में एक बार अच्छे से देख लो। उसके बाद में मे भी अगर आपकी रिकॉर्डिंग पावर उतनी है तो एक बार अपने आप लिखने की कोशिश करो। अगर तुम्हें समझ में आया है, नहीं समझ में आया है तो एक बार टेंशन मत लो, मैं तुम्हें वापस से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चल लिख लो। तो देखो, अब हम क्या समझते हैं, अब हम समझते हैं अपने हेरिडिटी की डेफिनेशन। अभी मैंने तुम्हें बताया कि हम अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं, और उसी के साथ में कंटिन्यू करके मैंने तुम्हें बताया था कि हेरिडिटी को हम क्या बोलते हैं। अभी वापस से देखते हैं हम हेरिडिटी को क्या बोलते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया था कि हेरिडिटी क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का। क्या होता है भाई, हेरिडिटी क्या है, प्रोसेस है, एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का, किसके थ्रू, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर क्या होता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू होता है, जीन के थ्रू होता है। अब ये जो विया है ना, इसको पढ़कर कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये विया विया क्या है। तो मैं बता दूं, इंग्लिश के अंदर हम विया को थ्रू भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, थ्रू भी लिखते हैं। अब ये जो सेम कंफ्यूजन है ना, जब मैं क्लास 10 के अंदर था तब मुझे क्या थी कि ये जो विया वर्ड था ना, ये मेरे को क्या होता था, थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता था। इसीलिए फिर मैंने डिक्शनरी में छान मारा कि विया का मतलब क्या होता है,
तो इंग्लिश के अंदर हम क्या बोलते हैं, विया को थ्रू भी बोलते हैं, यानी कि क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर क्या होता है, जीन के थ्रू क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। ये हमको हेरिडिटी की डेफिनेशन बोलती है, जो कि आपके बुक के अंदर लिखी है। किसके अंदर लिखी है, बुक के अंदर लिखी है। और ये सेम डेफिनेशन भाई, ये सेम डेफिनेशन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, 2 मार्क्स के लिए आपको ये सेम डेफिनेशन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती है। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये डेफिनेशन तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये डेफिनेशन तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि अगर तुम अपनी गाइड उठा के देखोगे ना, तुमको बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन देखने को मिलेगी। हाँ, वो मेरे पास भी लिखी हुई है कि बहुत बड़ी डेफिनेशन है मेरे पास भी, वो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, बट दैट्स नॉट वर्थ इट। अगर 2 मार्क के लिए मैं इतना बड़ा पेज भर के लिखूं डेफिनेशन, हेरिडिटी की डेफिनेशन अगर मुझसे कोई पूछता है 2 मार्क्स के लिए, तो क्या मैं पेज भर कर लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। यहाँ पर आता है माइंड गेम। आपका बोर्ड वाला चाहता है, देखो बोर्ड के अंदर एक चीज तो दिमाग में ठोक कर चले जाओ, अभी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। देखो बोर्ड्स के अंदर तुम्हारा नॉलेज चेक नहीं होता है, बोर्ड्स के अंदर तुम्हारा नॉलेज चेक नहीं होता है, बोर्ड्स के अंदर चेक होती है तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन। क्या बोला मैंने, तुम्हारे कॉन्सेप्ट की रिप्रेजेंटेशन। अब कोई बच्चा जो होगा इस डेफिनेशन को इतना सारा लिखेगा और कोई बच्चा इतने में ही निपटा देगा। तो अब मुझे बताओ मार्क्स किसको ज्यादा मिलेंगे, किसको मिलेंगे, इतना लिखने वाले को या फिर इतना लिखने वाले को? दोनों को सेम मार्क मिलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये 2 मार्क्स का था। तो वो बच्चा इतना लिखे या इतना लिखे, दोनों को क्या मिलना है, क्या मिलना है, 2 ही मार्क मिलना है। बट एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है, कॉन्सेप्ट की। अगर जो इतना लिखने वाला बच्चा है वो इतना लिखता है और उसका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ में आ रहा है सामने वाले को, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेटर को अगर उसका पूरा का पूरा लिखा हुआ समझ में आ रहा है, तो उसको वो क्या दे देगा, 2 मार्क्स दे देगा। बट हालांकि वहीं पर जो दूसरा बच्चा है वो इतना आंसर लिखता है और उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको तभी भी वहां पर 2 मार्क नहीं मिलेंगे, उसको या फिर 1 या फिर आधा मार्क मिलेगा। तो ये होता है बोर्ड वालों का माइंड। तो आपको क्या करना है, इतनी बड़ी डेफिनेशन याद नहीं करना है, या फिर इतनी बड़ी अगर कोई डेफिनेशन देता है तो बिल्कुल याद नहीं करना है। इस डेफिनेशन को समझ लो। अगर तुमने इस डेफिनेशन को समझ लिया तो तुम्हारे दिमाग के अंदर ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तुम्हें साल भर पढ़ना है, तुम्हें साल भर पढ़ना है, तुम्हें इसको घंटों घंटों बैठकर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम इसको समझ लो, तुम्हारे साल तुम्हारे क्या बोल सकते हो, टिल डेथ, तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारे दिमाग के अंदर सेट करके देता हूँ। देखो इस डेफिनेशन को डिकोड करते हुए चलो, तुम्हें अपने आप ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। क्या बोलती है डेफिनेशन, देखो हेरिडिटी क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है भाई, हेरिडिटी एक प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है, गन्ना वाली प्रोसेस। देखो इथेनॉल वाली प्रोसेस क्या होता है, इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है। कैसे होती है, देखो हेरिडिटी क्या है, एक प्रोसेस है भाई, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसका होता है बायोलॉजिकल कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है भाई। क्या होता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है। कहां से होता है सर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर होता है। कैसे होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर क्या होता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है। अब इसी को हम पकड़ के यहाँ पर डिकोड करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, बायोलॉजिकल कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है। कहां से होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। अभी जो मम्मी और पापा है ये क्या है, आपकी फर्स्ट जनरेशन है। क्या है, फर्स्ट, क्या है, फर्स्ट जनरेशन। क्या है, फर्स्ट जनरेशन। क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन। और आप क्या हो, आप क्या हो, सेकंड जनरेशन हो। आप क्या हो, सेकंड जनरेशन हो, सेकंड जनरेशन हो, सेकंड जनरेशन हो, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, जेएनजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेएनजी बोलते हैं, या फिर कई बार हम अल्फा भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा भी बोल देते हैं। अब आप देखते बैठो, आप जेएनजी हो या फिर अल्फा हो, मेरे लिए तो आप सेकंड जनरेशन हो भाई। अब मैं आपको क्या बोलूंगा, सेकंड जनरेशन बोलूंगा। आप क्या हो, सेकंड जनरेशन हो, और आपके मम्मी पापा क्या है, आपके फर्स्ट जनरेशन है। क्या है, फर्स्ट जनरेशन है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर क्या हो रहे हैं, ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, इसके पापा के बायोलॉजिकल कैरेक्टर और मम्मी के बायोलॉजिकल कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, पापा के बायोलॉजिकल कैरेक्टर और मम्मी के बायोलॉजिकल कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और ट्रांसफर हो रहे हैं। किसको, किसको ट्रांसफर हो रहे हैं, सेकंड जनरेशन को ट्रांसफर हो रहे हैं। तो हमारी हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या होती है, वापस से देखो, एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर देखो मम्मी और पापा के बायोलॉजिकल कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, कंबाइन होकर किसके अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, सेकंड जनरेशन के अंदर हो रहे हैं। यानी कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वन जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ जाता है, विया जीन। इसके थ्रू विया जीन, विया जीन। अब ये जीन क्या होता है भाई, देख अब ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये होते हैं आपके जेनेटिक मटेरियल के अंदर। क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल के अंदर। कहाँ होते हैं, जेनेटिक मटेरियल के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, आपके बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं।
ठीक है। अब पापा के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पापा का जेनेटिक मटेरियल। और मम्मी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मम्मी का जेनेटिक मटेरियल। यानी कि अगर ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, किसका, मम्मी और पापा का। किसका, पापा, ये हो गया आपके पापा और ये हो गया आपकी मम्मी। अगर इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है ये भी क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। अगर ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर मिक्स होंगे तो जेनेटिक मटेरियल भी क्या हो रहा होगा, मिक्स हो रहा होगा। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। अब ये डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा मुझे बताओ। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अपने कॉपी में लिख लेना इसके नीचे, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। मेरे पास क्या है, जगह नहीं है इससे पहले। अब जो डीएनए होता है ये कुछ इस तरीके से मुझे देखने को मिलता है। क्या होता है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। डबल स्टैंडर्ड होता है, हेलिक्स शेप्ड होता है, ये सब हमें देखने को मिलता है। अगर मैं क्या करूं इस डीएनए को, अगर मैं क्या करूं इस डीएनए को बीच से तोड़ दूं, अगर मैं क्या करूं इस डीएनए को बीच से तोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, मेरा जीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, जीन मिल जाता है। तो यही चीज आपको क्या बोलती है, ये डेफिनेशन कहना चाहती है कि ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, जिसके अंदर क्या है, ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है वो कहाँ हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर। जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। और डीएनए की जो छोटी सी सेगमेंट है, डीएनए की जो छोटी सी सेगमेंट है, यानी कि जीन, जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या बोल सकते हो, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉल सेगमेंट। ये जो छोटी सी सेगमेंट है आपके डीएनए की, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है, उससे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है किसका, एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर। किसके थ्रू, किसके थ्रू, थ्रू स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या बोला मैंने, थ्रू स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन भी बोलते हैं। बस यही चीज आपको क्या करनी होती है, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर लिखनी होती है और यही चीज आपको समझनी होती है। अब देखो मैं तुम्हें एक माइंड गेम बताता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था आंसर लिखने का तरीका। अगर तुम्हारे को 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है ये वाला कि हेरिडिटी की डेफिनेशन बताओ भैया, कि हेरिडिटी किस तरीके से मैकेनिज्म करती है, ठीक है। अब इतना जो मैंने समझाया तुम्हें, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इसी को, यानी जो अभी जो मैंने बताया, मैंने हेरिडिटी का मैकेनिज्म बताया। क्या बताया, हेरिडिटी का मैकेनिज्म बताया कि बायोलॉजिकल कैरेक्टर कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये सब मैंने तुम्हें बताया। यानी कि हेरिडिटी का क्या बताया, मैकेनिज्म बताया। क्या बताया, मैकेनिज्म बताया। अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर तुम्हें पूछता है कि हेरिडिटी का मैकेनिज्म बताओ, अब तुम्हें लिखना नहीं आ रहा है, मैं लिखना नहीं आ रहा है, तुम्हारे दिमाग के अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कि ऐसी ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसा ऐसा क्या होता है, सब धूम धड़ाका होता है, बट तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है। तब तुम क्या करोगे, देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हें इतना सब कुछ भी बनाते आता है, अगर तुम्हें डायग्राम्स बनाते आती है, इनकी लेबलिंग करते आती है, तो अगर तुम वो भी कर दोगे, यानी कि अगर तुम इतना पूरा भी लिख दोगे ये डायग्राम के साथ में जितना भी मैंने बनाया है, अगर तुम इतना भी कर लोगे तो भी तुम्हें 2 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था भाई, बोर्ड्स वालों को नॉलेज से मैटर नहीं है। बोर्ड्स डजंट चेक योर नॉलेज, बोर्ड्स चेक योर रिप्रेजेंटेशन। बोर्ड तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन चेक करता है। अगर तुम इसको भी बना लेते हो तो तुम्हें 2 मार्क्स ही मिलने वाले। अगर तुम्हें डेफिनेशन भी लिखते तो भी 2 मार्क्स मिलेंगे, तुम इतना बड़ा भी लिखोगे तो भी तुम्हें 2 ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स का है। बस तुम्हें बोर्ड वाली को, बोर्ड जो एग्जाम चेक कर रहा है, तो उसको तुम्हें सेटिस्फाई करवाना है कि हमारा आंसर जो है वो क्या है, सही है, और हमने जितना भी लिखे है वो क्या है, पूरा का पूरा करेक्ट है, जो कि हमारे बुक के अंदर दिया है। कई बार क्या होता है, जो नकली नोट बताते हैं ना, आप लोगों ने फर्जी पिक्चर देखी, क्या बताओ, देखी होगी, देखिए ना भाई, फर्जी पिक्चर देखा है। तो उसके अंदर एक डायलॉग होता है कि कई बार क्या होता है, नोट जो होता है ना, नकली नोट जो होता है वो परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस परफेक्ट जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट जैसा होना चाहिए। कई बार क्या होता है, इंसान परफेक्ट नहीं होता है, बट अगर वो क्या करे, अपने अंदर परफेक्ट, क्या बोल सकते हो, परफेक्ट जैसा भी दिखे ना, तो लोग उसे क्या मानते हैं, परफेक्ट ही मानते हैं। अब कोई गरीब बंदा है बट वो क्या कर रहा है, अपने आप को रिच दिखा रहा है, तो लोग उसे मैं क्या मानते हैं, रिच मानते हैं। तो वही चीज तुम्हें बोर्ड वालों के साथ करनी होती है, उनको बस सेटिस्फाई करवा दो कि भाई ये जो मेरा आंसर है वो क्या है, बिल्कुल सही है। हालांकि ये जो लिखा है वो पूरा सही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने पूरा समझा कि हेरिडिटी क्या होती है। अगर तुमको इतना भी कंफ्यूजन हो रहा है तो बस इतनी दिमाग में बात रखना, हेरिडिटी क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर, किसके थ्रू, जीन के थ्रू होते हैं। अभी जीन क्या होता है, डीएनए का एक स्मॉल सेगमेंट होता है। बात क्लियर, क्लियर। तो इसको मैं मिटा दूं भाई,
मिटा दो क्या, बोलो मिटा देते हैं। पहले एक बार लिख लो। तो चलो अब वंस अगेन हम क्या करते हैं, हेरिडिटी के और एक बार मास्टरी कर देते हैं, क्योंकि आज का जो लेक्चर होने वाला है पूरा पूरा पीएचडी करने वाले हम किसके ऊपर, हेरिडिटी के ऊपर पीएचडी करने वाले हैं अभी। तो एक बार मेरे साथ क्या कर रहे हो तुम लोग, एक बार रफ कॉपी उठा लो या फिर अपनी नोट्स की कॉपी में एक बार मेरे साथ वापस से किसकी लिखो भाई, डेफिनेशन, हेरिडिटी की डेफिनेशन लिखो। देखो हेरिडिटी क्या है भाई, हेरिडिटी की डेफिनेशन मैंने तुम्हें क्या बताया था, हेरिडिटी, हेरिडिटी रोज खाती है बेटी मेरी गिट्टी, क्या बोलते हैं, रोज खाती है बेटी मेरी गिट्टी। अब हेरिडिटी क्या है सर, हेरिडिटी क्या है, प्रोसेस है। क्या है हेरिडिटी, क्या है, इट इज अ प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस लिखो या इट इज अ प्रोसेस लिखो, मुझे नहीं पता, मेरी अंग्रेजी कमजोर है भैया, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज द प्रोसेस, इट इज द क्या है, ये प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है भाई, ट्रांसफर, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ, किसका ट्रांसफर होता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है, किसके अंदर होता है, फ्रॉम वन जनरेशन, एक जनरेशन से, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, किसके थ्रू होता है भाई, थ्रू या फिर भी थ्रू जीन, किसके थ्रू होता है, जीन के थ्रू होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर, क्लियर। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ तुमको, क्या करने वाला हूँ, कुछ साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ऑड मैन आउट के रूप में आपको पूछा जाता है, 1 से 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो देखो अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला, एक साइंटिस्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। अभी जो हेरिडिटी है, ये जो हेरिडिटी टर्म है, ये जो हेरिडिटी टर्म है, इसको हम पर क्या करते हैं, ये जो हेरिडिटी टर्म है, हेरिडिटी, ये जो टर्म हेरिडिटी, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इसको वी स्टडी, हम पढ़ते हैं एक साइंस की एक ब्रांच के अंदर, वी स्टडी हेरिडिटी, वी स्टडी दिस टर्म अंडर द ब्रांच अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस, हम एक साइंस की ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं किसको, हेरिडिटी को। अब मेरी बात ध्यान सुनना, हेरिडिटी एक टर्म है जिसको हम क्या करते हैं, साइंस की एक स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर क्या करते हैं, पढ़ते हैं, साइंस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोला, मैंने इसको हम स्टडी करते हैं साइंस की एक स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, जेनेटिक्स बोलते हैं। इस साइंस की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। किसको, साइंस की एक स्पेसिफिक ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हेरिडिटी की स्टडी करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। अब ये जो जेनेटिक्स टर्म है, ये जो जेनेटिक्स साइंस की जो ब्रांच है, क्या बोला मैंने, ये जो जेनेटिक्स साइंस की जो ब्रांच है, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी को ही नहीं पढ़ते, इस जेनेटिक्स टर्म्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जीन को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, जीन को पढ़ते हैं। अब ये जीन किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर होता है। तो क्या होता है, जीन किसके अंदर क्या होता है, जीन किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर होता है। तो मुझे बताओ क्या हम इसके अंदर डीएनए भी पढ़ेंगे, यस, जीन और डीएनए को भी पढ़ते हैं। अब जीन और डीएनए को जब हम पढ़ भी रहे हैं तो हम साथ में क्या पढ़ लेते हैं, हेरिडिटी को भी पढ़ते हैं, क्या करते हैं, हेरिडिटी को भी पढ़ते हैं। क्या बोला मैंने, साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हेरिडिटी की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। अब जेनेटिक्स टर्म जो है उसके अंदर हम जीन की भी स्टडी करते हैं, डीएनए की भी स्टडी करते हैं और हेरिडिटी की भी स्टडी करते हैं। अब ये जो जेनेटिक्स ब्रांच है, ये जो साइंस की जेनेटिक ब्रांच है, इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर किसने किया था, ये आपको सवाल आता है। डिस्कवर बाय ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। किसको, ये साइंस की जो ब्रांच है, जेनेटिक्स साइंस की एक ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हेरिडिटी की स्टडी करते हैं, इसको डिस्कवर किया था हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल सर ने। और ये सेम क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको आया था किसके अंदर, 2025 के अंदर आपको पूछा गया था,
राइट, 2025 और 2023 के अंदर भी मे भी पूछा गया था, राइट। तो ये सवाल आपको आना चाहिए, ठीक है। वैसे तो आपकी बुक के अंदर दिया है, बट कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जब बुक रीडिंग करते हैं ना तो इसको इग्नोर मार देते हैं। हालांकि आपके क्या बोल सकते हैं, प्रीलिम्स के अंदर भी पूछा जाएगा कि प्रीलिम्स आप जितने भी मॉक टेस्ट होंगे उनके अंदर आपका सामना इस सवाल से कहीं ना कहीं होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि जो जेनेटिक्स टर्म है इसकी डिस्कवरी किसने की थी। किसने की थी भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ठीक है, जेनेटिक्स क्या होती है? एक साइंस की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम हेरिडिटी, डीएनए और जीन की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। ये बात क्लियर? तो चलो अब क्या करते हैं, हेरिडिटी के ऊपर कुछ सवाल लगाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आपको पूछे जा चुके हैं, या फिर बोल सकते हो पीवाईक्यूज की भी बात कर लेते हैं और फिर इस सेशन को एंड करेंगे। क्या करेंगे? इस सेशन को एंड करेंगे। बट उससे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको एक बार रफ करना चाहता हूँ। और रफ करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसे लिख लो भैया, लिख लो। अब देखो, इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको छोटा सा सवाल करवाता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट के साथ में नहीं खेलेंगे, नामों के साथ खेलने वाले। क्या करने वाले हैं? नाम के साथ खेलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको 2025 के अंदर, और क्वेश्चन क्या कुछ इस प्रकार से क्या था भाई, ब्लैंक इज द पॉइनर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। क्या थी कि ये जो मॉडर्न जेनेटिक्स है इसका पॉइनर कौन है। अब कई सारे बच्चे जो होंगे 70 to 80% जो बच्चे होंगे उसके ये तो यही पर खत्म हो जाएंगे कि ये कौन सा वर्ड आ गया, कौन सा वर्ड भाई? पॉइंटर। अब ये जो नया वर्ड है पॉइंटर, ये जो नया वर्ड है पॉइंटर, इसको देखते ही आधी जनता यहीं पर लुढ़क जाएगी कि पॉइंटर होता क्या है, और उसको देखते ही बच्चे क्या कर देंगे, इस सवाल को छोड़ देंगे। अब देखो भाई, तुमको इसको छोड़ना नहीं है। पॉइंटर का मतलब होता है डिस्कवर बाय। इसका मतलब डिस्कवर्ड बाय क्या होता है? डिस्कवर्ड बाय मीनिंग होता है। अब यहाँ पर मैंने अगर तुम्हें बता दिया पॉइंटर का मतलब बता दिया, अगर डिस्कवर्ड बाय होता है, तो अब मुझे बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन, जॉन मेंडल, वॉल्टर सटन, जॉन मेंडल। बताओ इन चारों ऑप्शन में से विच इज द राइट ऑप्शन, कौन सा राइट ऑप्शन होगा आप सभी के लिए। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर चार्ल्स डार्विन हो नहीं सकता, अभी हमने पढ़े जस्ट 2 सेकंड पहले हमने पढ़े कि मॉडर्न जेनेटिक्स या फिर जेनेटिक्स की शुरुआत किसने की थी, जेनेटिक्स को डिस्कवर किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसकी डिस्कवरी की थी? जेनेटिक्स की डिस्कवरी की थी, जो कि साइंस की क्या है? ब्रांच, राइट। तो वही सवाल पूछ रहा है कि साइंस की जो ब्रांच है वो मॉडर्न जेनेटिक्स, उसकी भाई थोड़ा सा लेक्चर बीच में कट ऑफ हो गया तो उसके लिए टेंशन थोड़ा सा टाइट हो गया है। देख मैं क्या बोल रहा था कि ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहा है कि जो पॉइंटर है मॉडर्न जेनेटिक्स का कौन है। तो देखो मॉडर्न जेनेटिक्स का मतलब, पॉइंटर का मतलब होता है डिस्कवर बाय, यानी कि इस मॉडर्न जेनेटिक्स को किसने डिस्कवर किया है इसके बारे में पूछा। तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, चार्ल्स डार्विन हो नहीं सकता, ठीक है। वॉल्टर सटन हो नहीं सकता क्योंकि हमने 2 ही सेकंड पढ़े पहले, ठीक है। 2 सेकंड पहले ही पढ़े हमने कि मॉडर्न जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स जो है साइंस की ब्रांच है, उसको डिस्कवर किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल सर ने किए थे। तो चार्ल्स डार्विन और वॉल्टर सटन का नाम तो हमने सुने ही नहीं अभी तक, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। उसके बाद में आता है सी और डी ऑप्शन। सी और डी ऑप्शन में ये भी जॉन मेंडल है, ये भी जॉन मेंडल है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, स्पेलिंग के साथ में खेला हो गया है। क्या खेला हो गया है? देखो यहाँ पर क्या है? जॉन मेंडल, यहाँ पर भी क्या है? जॉन मेंडल। बट जो ग्रेगर जॉन मेंडल की स्पेलिंग है वो क्या है? सी वाली करेक्ट है और डी वाली गलत है। और यही गेम प्ले होता है नीट एग्जाम के अंदर, जो कि आपको नहीं खेला जा सकता, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर हालांकि नहीं पूछा जा सकता, बट मे भी अगर उनका दिमाग खराब हुआ, हालांकि अगर जो बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर बना रहा है उसकी बीवी के साथ में सुबह सुबह झगड़ा हो गई तो ये धंधे कर सकता है। इसलिए आपको इन तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो कि मैं आपसे करवाऊंगा, ठीक है। टफ से टफ, बेसिक से बेसिक, छोटा से छोटा क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हुए चलेंगे ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर इतना भी चिंदी सवाल आ जाए तो उसको हम चीर फाड़ कर दें। हालांकि आपको लग रहा होगा कि हम बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं, तो भाई हम क्या कर रहे हैं, बुनियादी चीजों को मजबूत करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप सभी ने डीमन स्लेयर देखी हो, डीमन स्लेयर एनीमे देखा होगा, तो उसके अंदर जो तांजीरो होता है वो क्या करता है, अपनी बेसिक ट्रेनिंग बहुत ज्यादा करवाता है, राइट। उसके जो दद्दू जी होते हैं, उसको जो पहाड़ पर मिलते हैं, उसको क्या करते हैं, रोज पहाड़ चढ़ाते हैं, रोज पहाड़ से उतारते हैं, फिर उसकी कटाना से वो पत्थर जो होता है गोला सा, उसको कटवाने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, उसकी जो बेसिक ट्रेनिंग्स होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, और जिसकी वजह से वो बड़े बड़े डीमंस क्या करता है, गर्दन मिलकर काटता है। तो वही सेम चीज हम अपने अंदर करने वाले, क्या करने वाले भाई,
हम क्या करने वाले हैं, चार्ल्स क्या बोल सकते, चार्ल्स डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी अपने अंदर अप्लाई करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हम अपना मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, हम अपनी बुनियादी चीजें, अपने बेसिक को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि अगर कोई से बड़ी कोई सवाल धुरंधर से धुरंधर सवाल आए, हम उसको गाचे मूली की तरह काट सके। सूर्या बोलते भाई, समझे क्या। तो चलो आज लेक्चर को अपन एंड करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय बाय। बट जाने से पहले मैं आपको 3 चीजें बता देना चाहता हूँ। इस लेक्चर के एंड होती है, आपको 3 चीजें करनी है। पहली चीज आपको करनी है, अपनी बुक उठानी है, ठीक है, उसको खोलकर एक बार रीड कर लेना है। उसके बाद ये पहला काम हो गया। दूसरी चीज, आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीबीबी की लिंक मिलेगी, उसको एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। वो सीधा रिडायरेक्ट हो जाएगी अपने वेबसाइट के ऊपर, या फिर आपको ऐसी पीडीएफ मिल जाएगी, तो पीडीएफ से जाकर सॉल्व कर लेना, ठीक है। और तीसरी चीज तुम्हें क्या करनी है, इस लेक्चर के पूरे पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेंगे, ठीक है। वहां से जाकर आपको ये जो नोट्स है लिखना है, ठीक है। हालांकि जिन बच्चों ने मेरे साथ लिखा है वेल एंड गुड, और अगर कुछ चीजें छूट गई होगी तभी भी आप एक बार पीडीएफ को एक बार रीचेक कर लेना। और चौथी चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, एक टेलीग्राम चैनल है अपना बायोलॉट एजुकेशन प्लेटफॉर्म करके, ठीक है। तो वहां पर जाकर उसको एक बार ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर क्या होता है, डेली के डेली अपडेट्स डाल देता हूँ, ठीक है। और साथ ही में कौन सा लेक्चर कब अपलोड होगा उसका भी इन्फॉर्मेशन आ जाता है, और साथ ही में एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो भी वहां पर आ जाते हैं। और साथ ही में क्या आता है भाई, वहां पर आपको पूरे के पूरे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, आपकी जितनी भी डाइजेस्ट है, क्लास 10 की जितनी भी डाइजेस्ट है वो भी आपको मिल जाएगी। साथ ही में आपको क्या मिलेगी, वहां पर आपको मिलेगी गाइड्स, जितनी भी गाइड्स है वो भी मिलेगी। साथ ही में मिलेगी आपके जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं जो आपको क्लास 10 के अंदर करने होते हैं, वो भी आप वहाँ पर अपलोडेड है। और सारे अच्छे अच्छे पीडीएफ नोट्स भी वहाँ पर अपलोडेड है, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर बुक्स सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर, नवनीत की जितनी भी बुक्स है सारी की सारी आपको चैनल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। चलो मिलते हैं, अच्छा पार्टी।